यदि आप जो है छत्तीसगढ़ के टेट या शिक्षक भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपके सिलेबस में एक हिंदी तो रहता ही है हमेशा। वैसे तो हिंदी सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे आपके छत्तीसगढ़ के जो भी आप एग्जाम दें, सेंट्रल गवर्नमेंट का दें, हिंदी आता ही है। हिंदी में देखा जाए तो अपने जो सीजी टेट है, सीजी टीईटी में, तो सीजी टीईटी में 30 अंक का आता है। और सीजी टीईटी में ये बात खास रहता है कि इससे ग्रामर पोर्शन से ज्यादा रहते हैं प्रश्न। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन टीईटी में जो है व्याकरण से पूछे ही जाते हैं। तो हम देखेंगे हिंदी में सबसे पहले व्याकरण वाले पार्ट्स को, ठीक है। तो समझते हैं इसके फर्स्ट यूनिट हम समझेंगे हिंदी को लेकर। सबसे पहले भाषा को, क्योंकि हिंदी हमारी एक भाषा है और वो भी कौन सी, राजभाषा है। आगे समझाएंगे किसे राजभाषा कहा जाता है, किसे जो है राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो हिंदी एक भाषा के रूप में आते हैं। भाषा, भाषा होता क्या है समझिए। सबसे पहले भाषा क्या होता है, तो भाषा जो होते हैं, भाषा का अगर हम देखें तो हम जो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, जब हम अपनी भावनाओं को किसी को जब कुछ बताना रहता है या जब हम किसी से कुछ बात करते हैं, तो देखना हम जो भी बोलते हैं हम अपने विचार को ही प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आपको मैं मेरा जो चीजें हैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इसे आपको दिखाई दे रहा है क्या? जैसे मैं जा रहा हूँ, क्या दिखाई दिया? ये शब्द आपको सुनाई क्या दिया? केवल ध्वनि। जो सुनाई देता है कान से वो ध्वनि होता है। तो जब भी हमें सुनाई देता है तो ध्वनि दिखाई सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देता है, ठीक है। तो भाषा जो होता है विचारों को प्रकट करने के लिए जिस भी प्रकार के हम ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं, ठीक है। कुल मिला के वाणी को अपना व्यक्त करना, वाणी को व्यक्त करना ही हमारी भाषा है। भाषा जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो भाषा वास्तविक रूप में भाषा हिंदी का शब्द नहीं, हिंदी से वैसे तो संस्कृत सबसे प्राचीन है। भाषा संस्कृत के एक धातु आते हैं, भास धातु। संस्कृत के कौन से, भास धातु से जो है भाषा का निर्माण हुआ है, संस्कृत के भास धातु से। इसका अर्थ क्या होता है भास का? भास का अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना, वाणी को व्यक्त करना। भास का अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना, यही से जो है हमारा भाषा शब्द बनते हैं, ठीक है। अर्थात जब हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए जो उचित ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करेंगे, चाहे आप इंग्लिश में कहें या हिंदी में कहें। जैसे इंग्लिश में हम ध्वनि, यहाँ पर मेन ध्वनि होता है। जैसे इंग्लिश में या हिंदी में अगर मैं कहूँ इंच, तो आपको केवल इंच की ध्वनि सुनाई दे रहा होगा, ये नहीं पता कि मैं इसे कौन से भाषा में लिखूंगा। अगर मैं इंच को INCH ऐसे लिखूं इंच, अब ये लिखा गया है इंग्लिश में, ठीक है। अगर इसको मैं इंच लिख दूं ऐसे, अब लिखा गया हिंदी में, ठीक है। तो लिखने की जो हमारे चीजें हैं उससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि हम जो है बोलने की जो चीजें हैं उससे ये स्पष्ट नहीं होता कि हम कौन से लिपि में लिखेंगे, क्योंकि ध्वनि हमेशा एक समान हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन होता है ध्वनि भाषा में। ध्वनि को जो हम उचित शब्दों से जब प्रयोग करेंगे और ऐसे शब्द से प्रयोग करेंगे जो दूसरे लोग समझ सके, उसे हम कहेंगे भाषा। भाषा जो होता है एक, आपकी कह सकते हैं एक ध्वनि संकेत है। भाषा एक क्या है, तो भाषा एक ध्वनि संकेत होता है। ध्वनि संकेत, यहाँ पर संकेत शब्द भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि संकेत को लेकर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आते हैं। जैसे आप सबसे प्राचीन में अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देगा। सिंधु घाटी सभ्यता के आज तक की उसके लिपि जो लिखने की तरीके हम नहीं पढ़ पाए हैं, अभी तक हम सफल नहीं हुए पढ़ पाने में कि क्या जो है भाषा का प्रयोग करते थे, किस प्रकार उन लोग बोलते थे, क्या लिपि था उनका, हम पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि भावचित्रात्मक लिपि है। तो इसलिए जो चित्र है, जो चित्र है, जो हम संकेत करते हैं उसको हर व्यक्ति समझ पाए ये संभव नहीं है। जैसे ट्रेन का मैंने एग्जांपल दिया था, ट्रेन में जब हम जाते हैं तो हरा झंडी दिखाने वाले एक व्यक्ति रहता है। हरा झंडी दिखाने से मतलब रहता है कि ट्रेन अब चलने वाली है, ठीक है। तो क्या इससे हर कोई जान सकता है कि ट्रेन चलने वाली है? नहीं जान पाते हैं। इसीलिए बोलने वाले भी रहते हैं जो उचित ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिस ध्वनि संकेत को हम सुन सककर समझ सकते हैं। अब वो एक बोलने वाले रहेंगे, ट्रेन में देखना स्टेशन में जाओगे तो प्लेटफॉर्म नंबर इतना पर खड़ी हुई एक ट्रेन
अब निकलने वाली है, सभी यात्रीगण अपने अपने जो है सीट पर अच्छे से बैठ जाएं, इस प्रकार के बोलते हैं। अब मान लो यही कहीं स्पेनिश और चीनी भाषा में बोल दे, कुछ भी उल्टा सुल्टा ऐसे बोल के निकल जाए, तो आप उसको समझ पाओगे क्या? क्योंकि हम उसी भाषा को समझेंगे जिस भाषा में हम अपने विचार को प्रकट करते हैं या जो हमें समझ आता है। हम अगर जापान चले गए, जापानी कोई बोलते हैं तो हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे विचार या विचारों के प्रदान करने का भाषा ही नहीं है। तो भाषा हमेशा एक संकेत को हम हमेशा भाषा नहीं कहेंगे, ये तो केवल एक संकेत मात्र है। जैसे आप मूक बधिर बच्चे को जब आप पढ़ाएंगे, ठीक है, गूंगे बहरे बच्चे को आप पढ़ाएंगे, तो अगर बच्चा बोल नहीं सकता है तो कैसे भाषा का वो प्रयोग करेगा? आपको इशारा में बताना पड़ेगा। जैसे उनको पढ़ाने के लिए आपको ऐसे क्या क्या कर रहे हो, ऐसे करेंगे, कुछ ना कुछ इशारा से आपको पढ़ाना पड़ेंगे। तो ऐसे बच्चों को जो है, जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा के लिए हम सांकेतिक का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक का, ना कि ध्वनि का। ध्वनि का हम प्रयोग करेंगे तो बच्चा तो खैर सुन भी नहीं सकता है और बोल भी नहीं सकता, तो ऐसे ध्वनि का क्या प्रयोग होगा, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, संकेत का। तो इसीलिए संकेत भी शब्द है और ध्वनि भी शब्द है। तो भाषा एक क्या है, संकेत भी है और भाषा एक ध्वनि भी है। मतलब दोनों प्रकार के बच्चों के लिए, जो पढ़ना लिखना जानता है, जो बोलना जानता है, सुनना जानता है, जिसको सुनाई भी देता है और वो बोलना भी जानता है, ऐसे बच्चों को आप ध्वनि से सिखाएंगे। लेकिन जो बच्चे ना तो बोल सकता है ना ही सुन सकता है, अब ऐसे बच्चों के लिए ध्वनि कोई मायने है क्या? नहीं, उनको आपको संकेत बताना पड़ेगा, ठीक है। तो भाषा जो होता है एक क्या होते हैं, एक हमारा ध्वनि संकेत होता है, ठीक है। भाषा एक क्या है, तो एक और पॉइंट इसमें बनते हैं, भाषा एक यादृच्छिक होते हैं। भाषा एक यादृच्छिक है, यादृच्छिक है। इसका अर्थ होता है कि भाषा में जो नाम हमने दिया है उसके मूल कारण को हम नहीं बता सकते। जैसे कुत्ता को कुत्ता किसने कहा, नहीं बता सकते। घोड़ा को घोड़ा क्यों कहते हैं, हाथी क्यों नहीं कहते, इसके पीछे कोई तर्क ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलने वाले। यहाँ तक कि घोड़ा को कुत्ता को खुद नहीं पता रहता है कि हम मनुष्य उसको क्या कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। पता रहेगा क्या? जाओ कुत्ता को बोलना कुत्ता इधर आ, तो बार बार बोलते रहोगे तो बेचारा वो ध्वनि सुनेगा, अब वो सोचेगा कि मुझे ही बुला रहा है तो आ जाएगा। जैसे हम कुत्ता का जैसे टॉमी, मिंटू, चिंटू कुछ भी नाम दे देते हैं, हम उस नाम से पुकारते तो बेचारा आ जाता है। अब मान लो किसी कुत्ता का नाम आपने टॉमी धर दिया, जो आमतौर पर प्रचलित शब्द है, टॉमी ऐसे करके बुलाते हो तो समझेगा टॉमी मतलब कौन, मैं कौन हूँ, टॉमी हूँ, यही तो समझेगा। वो ये नहीं जानेगा कि ये मेरा नाम है, इस नाम को इसने रखा है। अब वो क्या बता पाएगा वो टॉमी कि मैं कुत्ता हूं, नहीं बता पाएगा। इस नाम को किसने रखा, हमने, अपने जानकारी के लिए, अपनी समझ के लिए जो है हमने इस ध्वनि को स्वीकार कर लिया कि इस प्रकार के दिखने वाले प्राणी जो होता है कुत्ता होता है। इस प्रकार के जिसके सूंड होता है लंबे लंबे, जैसे बच्चे को आप पढ़ाओगे तो सबसे पहले हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या होता है, चित्रात्मक देखना, छोटे छोटे बच्चे को हम चित्रात्मक ज्ञान देते हैं। जैसे आपके किताब में ऐसे हाथी का संकेत रहेगा, ऐसा हाथी बना रहेगा, बड़ा सा हाथी, ऐसे सूंड रहेंगे, ठीक है, और ये हाथी ऐसा, इस प्रकार हाथी घोड़ा कुछ भी आप चित्र बनाकर ही बताते हैं बच्चे, ये हाथी है, ये शेर है, ये घोड़ा है, ऐसा दिखते हैं, बताते हैं ना। लेकिन क्या वो रियल में हाथी देखा रहता है, बच्चा नहीं देखा रहता। लेकिन जब रियल में कोई हाथी आता है तो जान लेता है कि ये हाथी है। उसको हमने बचपन से सिखाया कि ये हाथी है, ये शेर है, शेर इस प्रकार दिखता है, हिरण ऐसे दिखता है, घोड़ा ऐसे दिखता है, कुत्ता ऐसे दिखता है, ठीक है। तो इसके पीछे अगर आप जाएंगे कि इसको सबसे पहले किसने रखा, तो ये हमें मिलने वाले हैं क्या, नहीं। तो इसीलिए भाषा एक यादृच्छिक होते हैं। ऐसे शब्द जिसके उत्पत्ति के बारे में हम नहीं बता सकते उसको यादृच्छिक हम कहते हैं, ठीक है। इसी कारण भाषा को एक रूढ़ भी कहा जाता है। रूढ़ मतलब जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे कुत्ता, मैं कुत्ता को कह रहा हूँ, एक ध्वनि है कुत्ता हमारे लिए, ठीक है। कुत्ता को खुद नहीं पता कुत्ता है। अगर कुत्ता को अगर हम दो पार्ट्स में तोड़ दे, कु और धता और ता में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोई अर्थ होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए भाषा एक रूढ़ है, ठीक है, जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं होने वाले, जोड़ेंगे तभी एक अर्थ होगा। तो भाषा एक क्या होता है, रूढ़ शब्द भी होते हैं। भाषा एक रूढ़ शब्दों के संयोजन से बनते हैं, या आप बोल सकते हैं रूढ़ भी होते हैं ये, ठीक है।
तो भाषा एक ध्वनि संकेत है, भाषा एक यादृच्छिक है, भाषा एक रूढ़ है। ठीक है। अब आते हैं भाषा के स्वरूप में। क्या होता है भाषा का स्वरूप, किस प्रकार हमारे भाषा के जो मानक स्वरूप है वो कैसे तैयार होते हैं। ठीक है। तो इसमें होता ये है, जब भी हम स्वरूप के आपके एग्जाम में पूछा जाए स्वरूप को लेकर, तो भाषा के स्वरूप में हमें सबसे पहले मिलता है बोली। अगर आप देखोगे वैसे स्वरूप, आदर्श स्वरूप तो दो ही है, एक परिनिष्ठित भाषा है और एक मानक भाषा है। आदर्श रूप में दो ही आते हैं हिंदी में। तो अगर आप स्वरूप में देखोगे तो इसके दो ही रूप हैं। स्वरूप में आदर्श स्वरूप है, भी ना, ये एग्जाम में टेट में पूछा जा चुका है तो जरूर याद रखेंगे। भाषा के आदर्श स्वरूप, भाषा के आदर्श स्वरूप कितने हैं, तो दो, एक है परिनिष्ठित, परिनिष्ठित और एक है मानक। परिनिष्ठित और मानक, ये दो हमारे सामने भाषा के स्वरूप होते हैं। तो भाषा के स्वरूप को समझने से पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे बोली, बोली क्या होता है, बोली एक छोटा सा क्षेत्र में बोली जाने वाली, विचारों के लिए प्रयोग किए जाने वाली चीजें होते हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं, आप बस्तर क्षेत्र चले जाए वहां पर आपको हल्बी दिखाई देंगे, सरगुजा क्षेत्र चले जाए उराव जनजाति द्वारा आपको सरहुल वगैरह जो चीजें हैं, ठीक है, उनके त्योहार वगैरह, उनके बोली कुड़ुख, ये आपको उराव की बोली कुरुख दिखाई देंगे। तो ऐसे आपको अलग अलग भाषा भी दिखाई देते हैं। हम कहते हैं अपने छत्तीसगढ़ वाले पूरे छत्तीसगढ़ ही हम बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ को बहुत सारे रूप है, आप चले जाइए रायगढ़ और इधर चले आइए तो आपको लरिया है, खलटाई है, सरगुजा है, हल्बी है, अनेक रूप दिखाई देते हैं। हम इन सभी को संयुक्त रूप से क्या कह दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ ही, लेकिन इसका क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे आप लोग के छत्तीसगढ़ी में और मेरे छत्तीसगढ़ी में थोड़ा सा भिन्न रहता है। ठीक है, रहता है ना थोड़ा सा, कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बिलासपुर क्षेत्र से हैं और आप लोग खैरागढ़ क्षेत्र से हैं, कहीं ना कहीं भिन्न तो रहता है। ठीक है, बोली भाषा में आपके देखोगे तो जो छत्तीसगढ़ी शब्द है उसमें आपको पृथक दिखाई देंगे, लेकिन हम संयुक्त रूप से दोनों को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी ही कह रहे हैं। इसी प्रकार हिंदी, हिंदी एक बड़ा विस्तृत भाषा है, बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली भाषा है। लेकिन हिंदी के अंतर्गत छोटे छोटे और भी है, जैसे हिंदी में ही अपनी छत्तीसगढ़ी है, अवधी है, बघेली है, ये सब भाषाएं आ जाते हैं। तो ऐसे जो इनका क्षेत्र छोटा है, जो अपने विचारों के लिए प्रयोग किए जाते हैं छोटे लेवल में, ठीक है, नॉर्मल क्षेत्रों में, संक्षिप्त क्षेत्रों में, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं बोली। इसके लिए कोई निश्चित ग्रामर नहीं होते हैं, कोई निश्चित ग्रामर में ये बंधा भी नहीं होते हैं। जैसे हम नॉर्मल घर में प्रयोग करते हैं, बताया मैंने, चाय वाय, जैसे चाय वाय बोलते हैं तो चाय तो समझ आता है, लेकिन वाय क्या है नहीं, ये समझ नहीं आता है। एती ओती ऐसे कह देते हैं। ये चीजें, बहुत सारे ऐसे शब्द जो निरर्थक शब्द है उसका भी हम प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे भाषा की दृष्टि से सही है क्या, नहीं है। भाषा की दृष्टि से तो हम गलत बोल रहे हैं। चाय वाय पी कर जाना, देखा जाए तो हम भाषा की दृष्टि से हिंदी भाषा में कंप्लीट शुद्ध हिंदी नहीं बोले हैं हमने। यहाँ पर हमने एक निरर्थक शब्द प्रयोग किया, चाय के, चाय ठीक है, आप चाय पी कर जाना, ये आप बोल सकते थे। चाय वाय पी कर जाना, आप वाय कैसे दोगे, हो गया ना निरर्थक। तो यहाँ पर बोली में हम जो छोटे लेवल में, क्योंकि ये चाय वाय आपके ही घर में बोला जा रहा है, हो सकता है आपके पड़ोसी वाय प्रयोग करता ही ना हो, वो कहता हो केवल चाय पी कर जाना, तो वाय तो आप प्रयोग किए। तो ऐसे ऐसे भाषा या भाषा के ऐसा छोटा रूप, छोटा रूप जो संक्षिप्त रूप में प्रयोग होते हैं, जिसके प्रयोग करने वाले सीमित लोग होते हैं, सीमित लोग होते हैं, ज्यादा लोग प्रयोग नहीं करते, ऐसी चीजों को हम बोली कहते हैं। बोली का ही व्यापक रूप, जब बोली को व्याकरण की दृष्टि से बद्ध किया जाएगा, परिबद्ध किया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे भाषा। ठीक है, भाषा ये बड़ा रूप होता है, ये विस्तृत क्षेत्रों में बोला जाएगा, ये भाषा का बड़ा रूप होंगे और इसके बोलने वाले लोग बहुत सारे होंगे। लेकिन यहाँ पर मिक्सअप होते हैं, जब बहुत सारे बोली को एकीकरण करके सर्वमान्य कर लिया जाए उस शब्द को, तो उसको हम भाषा में श्रेणी में मिला लिए जाते हैं। तो सभी बोली का एक शब्द बनाने वाले अपने भारत में कौन से निदेशालय हैं, कौन ऐसे एजेंसी है जो मानकीकरण करते हैं भाषा का, ये प्रश्न एक बार पूछे गए थे। तो भाषा के मानकीकरण करने वाले या बोली को जो मानकीकरण करके
व्याकरणीय रूप से उस शब्द को जो है आपके सामने रखते हैं, उसका नाम है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय पूछे गए थे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना जो है 1 मार्च 1960 को हुआ था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को किए गए थे और यही वह एजेंसी है जो भाषा के मानकीकरण करता है, अर्थात ऐसी भाषा का निर्माण करता है जो शासकीय पत्र में, आपके शिक्षा में, जैसे देखना बुक में लिखा रहता है वो भाषा हमें अलग लगता है, हम जो बोलते हैं वह अलग रहता है। ठीक है, आप यूपी बिहार चले जाइए, वो लोग बोलेंगे वो अलग लगता है। तो ऐसी भाषा जो हम बुक में लिखते हैं, किताबों में लिखते हैं, प्रकाशन में प्रकाशित होते हैं, मीडिया में जो व्यवहार में होते हैं, उसको हम भाषा के कौन से रूप कहते हैं? मानकीकरण कहते हैं। भाषा के मानकीकरण कहते हैं। तो भाषा के मानकीकरण कौन करता है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय करता है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1 मार्च 1960 को इसकी स्थापना किए गए थे। क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है भाषा के स्वरूप में। तो भाषा के स्वरूप में आते हैं परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा। तो परिनिष्ठित भाषा क्या है? वह भाषा जो व्याकरण दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से परिबद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से परिबद्ध है, मतलब बंधा हुआ है। वह भाषा जो व्याकरण की दृष्टि से परिबद्ध है, बंधा हुआ है, उसे हम कहेंगे परिनिष्ठित भाषा। इसी का ही प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसी का प्रयोग होता है एजुकेशन में, शिक्षा में। इसी का प्रयोग होता है साहित्य में। आपके जो बुक वगैरह लिखते हैं, इसी का प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी को कभी कभी परिनिष्ठित भाषा को ही मानकीकरण भाषा कह देते हैं। जैसे मानकीकरण करना, भाषा को इसका मानकीकरण करना, तो इसके जो है कभी कभी मानकी परिनिष्ठित भाषा को ही मानकीकरण भाषा कहा देते हैं। कुल मिला के परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा देखा जाए तो एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, कभी कभी परिनिष्ठित भाषा प्रयोग हो जाते हैं, कभी कभी मानक भाषा। तो मानक भाषा भी ये भी सेम व्याकरण के दृष्टि से परिबद्ध रहेगा। इनका प्रयोग आमतौर पर जो आपके प्रशासनिक शब्द है, जैसे प्रशासनिक शब्द अलग होते हैं, देखना जितने भी प्रशासनिक शब्द है, शासकीय जो शासन प्रयोग होते हैं, तो प्रशासनिक चीजों में, शासन की चीजों में जो भाषा प्रयोग होते हैं उसे हम कहते हैं मानक भाषा। क्लियर है? तो भाषा के स्वरूप में हमारे सामने आ जाते हैं परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा, ये इसके दो स्वरूप होते हैं। अब आते हैं भाषा की प्रकृति में। क्या होता है भाषा की प्रकृति, समझते हैं। भाषा का प्रकृति, भाषा का प्रकृति क्या होता है समझेंगे इसे। तो प्रकृति नाम से ही स्पष्ट है, नेचर, प्रकृति। ठीक है, नेचर हमेशा अपने मूल स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास करता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कचरा ज्यादा फैलने लगा, तो उसको अपघटित करने के लिए प्रकृति ने स्वयं अपने आप को बदल लेता है। इसीलिए प्रकृति अपघटक के रूप में भी काम करता है, उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है। अर्थात प्रकृति हमेशा अपने मूल स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास करता है। इसी कारण भाषा की जो है हम प्रकृति को समझते हैं, तो भाषा जो है अपने मूल स्वरूप को हमेशा बनाए रखने का प्रयास करता है। तो भाषा क्या स्वरूप को जानना है, उसके प्रकृति है, समझिए भाषा के स्वरूप को जानना, उसके मूल प्रवृत्ति को जानना कि भाषा के मूल जो है प्रकृति क्या है उसको समझना, ये भाषा प्रकृति में आते हैं। तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, कौवा कुत्ता को कुत्ता क्यों कहते हैं, भाषा यादृक्ष है, इसमें हमने समझा कि इसके मूल चीजों को हम बता पाना संभव नहीं है कि किसने जो है सर्वप्रथम कुत्ता को कुत्ता कहा। ये चीजें हमारे समाज में, सोसाइटी में इसको हमने स्वीकार कर लिया। इंग्लैंड के लोग कुत्ता को डॉग कहते होंगे, उन लोग कुत्ता नहीं कहेंगे। कुत्ता को हमारे समाज ने स्वीकार किया, मतलब हमारे जो सोसाइटी है इसने स्वीकार किया है। इस ध्वनि नामक, मतलब ये जो कुत्ता प्राणी है जो दिखाई देता है, भौंकता है, ठीक है, उसको कुत्ता कहते हैं। जो हिनाता है उसको कौन हिनाता है?
गधा, घोड़ा, खच्चर, है नहीं? तो यहाँ पर मूल स्वरूप को जानने के पीछे इसका अर्थ होता है कि भाषा की जो प्रकृति होता है, प्रश्न पूछे गए थे कि क्या होता है, तो सदा निरा होता है। भाषा की प्रकृति हमेशा सदा निरा होता है, ये सतत वाहनी होते हैं, इसके मूल प्रवृत्ति को बता पाना संभव नहीं है कि सर्वप्रथम किसने क्या कहा। ये एक प्रकार के नदी की जलधारा के समान है। जैसे नदी की प्रारंभिक जलधारा कौन सा है, चलिए बताइए। नदी का जो उद्गम होता है, ये नदी, ये पर्वत है समझो, यहाँ से एक नदी निकल रहा है, सर्वप्रथम नदी का कौन सा बूंद निकला, आप ढूंढ पाओगे क्या? नहीं ढूंढ पाओगे। यहाँ से जल निकल रहा है, ये तो सदा निकल रहा है। उसी प्रकार भाषा होता है, हमारे जो ध्वनियां होते हैं वो सदा के लिए एक दूसरे की ओर ट्रांसफर होते जाते हैं। हम जो विचार प्रयोग करेंगे वही विचार हम अपने आने वाले पीढ़ी को लेकर छोड़कर जाएंगे। अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी फैमिली में इंग्लिश बोलेंगे, तो बच्चे जो पैदा होंगे उन लोग भी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। कोई ग्रामर की आवश्यकता नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। ग्रामर की आवश्यकता तब होता है जब उसको परिनिष्ठित भाषा में या मानक भाषा में बोला जाए। एक अनपढ़ व्यक्ति भी, ब्रिटेन का एक अनपढ़ व्यक्ति, अंगूठा छाप भी होगा, अभी इंग्लिश बोलता होगा, तो क्या इससे सिद्ध होता है इंग्लिश बोलने वाले शिक्षित है? नहीं होते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी हिंदी बोलता है, ठीक है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हिंदी बोलता है। तो बोलना अलग है, लिखना अलग होता है। तो परिनिष्ठित भाषा ये शिक्षा में प्रयोग होते हैं। बोलते हैं वो हमारा ध्वनि है, तो जरूरी नहीं है जो बोल पाता है वो लिख भी पाता हो। तो इसी कारण इसके प्रारंभिक स्थान को नहीं जान सकते, इनके मूल स्थिति को नहीं बताया जा सकता। तो भाषा की प्रकृति में अगर आप देखें तो अंग कितने हैं भाषा के, ये हमेशा समुद्र के समान सतत वाहनी रहेंगे, नदियां के समान सतत वाहनी रहेंगे ना, हमेशा बहता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा, इसी को तो कहते हैं ट्रांसफर होना, ठीक है। अंग के कौन कौन से अंग है, तो भाषा बनते किससे है, वाक्य से। भाषा जो है हमारा किससे बनती है, वाक्य से। और वाक्य किससे बनता है, शब्द से। और शब्द किससे बनते हैं, मूल ध्वनि से। शब्द जो बनते हैं ये निर्माण होता है मूल ध्वनि से, ठीक है। मूल ध्वनि को ही जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो उसी को कहते हैं वर्ण। आगे बताऊंगा मैं वर्ण क्या होता है, लिपि क्या होता है। जैसे स्टार्टिंग एग्जांपल दिया था मैंने, कौन सा, इंच और इंच। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अभी इसका हम लिपि बता सकते हैं कि ये वाला इंच जो है देवनागरी लिपि में लिखा है और ये रोमन लिपि में लिखा है, अभी बता सकते हैं। लेकिन मैं जब इंच बोल रहा हूं, आप बताओ मैं कौन सी भाषा का बोल रहा हूं, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इंच की ध्वनि हमारा क्या है, एक समान है। जैसे व्हाट्सएप में लिखते हो ना, क्या कर रहे हो। अब चलो हिंदी में लिखेंगे क्या कर रहे हो, तो ये तो हो गया देवनागरी लिपि, लेकिन इंग्लिश में लिख दिए KKRH, आजकल फेमस है, हो गया ना। तो ये क्या हो गया, रोमन लिपि हो गए। हम इसमें नहीं बता सकते, इसीलिए मूल ध्वनि जो होते हैं भाषा के सबसे लघुत्तम रूप होते हैं, लेकिन मौखिक, लिखित नहीं। लिखित जब पूछा जाएगा तो मूल ध्वनि के स्थान पर क्या प्रयोग हो जाएंगे, वर्ण, वर्ण प्रयोग हो जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और गलती करके यही आते हैं। भाषा के सबसे छोटा रूप पूछ दिया जाता है, उसमें ये नहीं पूछा जाता कि लिखित रूप में कि मौखिक रूप में। ऑप्शन में दे दिया जाता है वर्ण, अक्षर, ध्वनि। कभी कभी ध्वनि ले लेते हैं और हम सिर पीटते रहते हैं, अरे कैसे गलत ले लिया, कहते हैं ना। तो उसने बोला नहीं है किस रूप में, मौखिक की लिखित, तो बोला ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, उनके मूल जो रूप है वो ध्वनि है। आपको जो सुनाई देता है वो ध्वनि है, और ध्वनि जो सुनाई दे रहा है वो शब्द में सुनाई दे रहा है, और शब्द जो है एक लंबा रूप में बनता है वाक्य, और वाक्य ही जो बनता है समृद्ध रूप में भाषा। तो भाषा के कितने अंग है अगर पूछा जाए, तो भाषा के कितने अंग है, 3 अंग है, ठीक है। कौन कौन से, वाक्य, शब्द और मूल ध्वनि। भाषा के 3 अंग होते हैं, ठीक है, वाक्य, शब्द और मूल ध्वनि, ये आते हैं। अब समझते हैं भाषा के परिवार, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, भाषा के परिवार से भी, ठीक है। एक बार समझते हैं क्या होता है भाषा का परिवार। हमारा परिवार क्या है, जैसे कि आप देखोगे, ठीक है, अपने घर में ही भाषा का परिवार, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर हम हिंदी को समझेंगे। भाषा का परिवार,
जैसे अपने ही हम घर में देखें, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, सबकी सोच एक समान नहीं होते। ठीक है, जैसे मम्मी पापा से संतान पैदा होते हैं। अब एक ही माँ बाप हो और मान लीजिए तीन पुत्र हो, जैसे तीन भाई है। अब क्या तीनों भाई एक समान दिखते होंगे? नहीं दिखते हैं। दिखते भी होंगे तो सोच समान नहीं होगा, उनके बॉडी लैंग्वेज समान नहीं होंगे, उनके विचार भी समान नहीं होंगे। यहाँ पर हम क्या होते हैं, एक ही माँ बाप के हैं लेकिन अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार का होता है भाषा में भी। हम एक ही परिवार के होते हैं लेकिन अलग अलग भाषा हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे हिंदी, क्या आपको पता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक ही भाषा है के परिवार है, मतलब इनके मम्मी पापा एक है। ठीक है, यहाँ तक के उर्दू जो हम विरोध करते हैं, कई बार देखना विरोध करते रहते हैं, हमारे नहीं है। हमारा जो आप एक चीज समझते होंगे गोत्र, जैसे हम नॉर्मल परिवार में समझते हैं गोत्र को लेकर। गोत्र हमारा क्या दर्शाता है? मूल स्वरूप को, मूल रूप को दर्शाता है हमारा, कि हमारे पीढ़ी कौन थे। और एक ही गोत्र के व्यक्ति के बीच हम विवाह नहीं कर सकते। जब हम एक ही गोत्र के बीच विवाह नहीं कर सकते तो एक ही गोत्र मतलब एक ही भाषा परिवार वाले के साथ हम लड़ते झगड़ते क्यों हैं? हम तो आपस में रहना चाहिए, लेकिन हम यहाँ विरोध करने लगते नहीं भैया, आप उर्दू बोलने वाले हो, आप हिंदी बोलने वाले हो, आप हम इंग्लिश बोलने वाले हैं, सब आपस में उलझ के रह जाते हैं। जबकि भाषा केवल आपके विचारों को व्यक्त करने के लिए है। आप कहीं अमेरिका चले जाए तो हिंदी थोड़ी ना प्रयोग करेंगे, इंग्लिश प्रयोग करेंगे, इसलिए इंग्लिश भी आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए, अपनी जो मातृ बोली है वो भी आना चाहिए। ठीक है, आप बोली भाषा सीखें, ये होते हैं। तो भाषा का जो परिवार है इसमें मुख्य रूप से वह भाषा के परिवार में सभी जितने भाषा के स्वरूप है एक ही में गिना जाएगा। तो भाषा के परिवार में अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो एक आता है भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। इसी को जो है आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। भारोपी भाषा परिवार को ही आर्य भाषा परिवार कहते हैं। ये समझिए, ये सभी एक ही गोत्र है, समझो आपके परिवार है, मतलब भाषा का एक फैमिली होता है, इनका एक मूल स्वरूप है भाषा के। तो भारूपी नाम दिया गया है, भारूपी भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार। ऐसी बोली जो इस भाषा समूह से है, उन सभी बोली भाषा को हम भारूपी भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। इसमें अपना स्वयं जो हमारा हिंदी भाषा है, यहाँ तक के आगे बताएंगे, देखना हिंदी खुद हिंदी का भी शब्द नहीं है, ये तो आपके फारसी है। जैसे हम हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, गर्व कहते हैं ना, ये हमारे हिंदी का ही नहीं है, हिंदी खुद हिंदी का नहीं है, ये भी दिक्कत है। ये ऐसा है कि बच्चा हमारा है लेकिन पड़ोसी नाम रख के गया है नहीं, तो फारसी शब्द है ये, समझो हिंदी। तो यहाँ पर ये भारूपी भाषा परिवार में आते हैं, इसीलिए फारसी भाषा भी अगर आपसे पूछ दे फारसी भाषा कौन सा है तो ये भी कौन सा होगा, भारूपी भाषा परिवार ही होगा। तो भारूपी भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो हमारे सबसे प्राचीन भाषा है, संस्कृत, संस्कृत के बाद फारसी, फारसी भी इसी में आते हैं, उर्दू, ये सब को आपको याद रखना है। ये सभी जो भाषाएं हमारे सामने दिखाई देंगे ये सभी एक ही भाषा परिवार के हैं और उस परिवार का नाम है भारोपीय भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार। क्लियर है? एक भाषा परिवार होता है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें आपके जो दक्षिण भारत के है द्रविड़ भाषा परिवार में आपके कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ये सब कौन से भाषा परिवार के, तो द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। तो इसको भी नोट कर सकते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार, ये भी प्रश्न बनते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन से आते हैं, तो द्रविड़ भाषा परिवार में आ जाएंगे तमिल, कन्नड़ पूछे गए हैं 2 बार, जरूर याद रखें, सीटेट में आ चुका है कन्नड़। ठीक है, तो तमिल, कन्नड़, मलयालम, 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 तेलुगु, ये सभी जो भाषा है ये आपके द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। भारत में एक ऑस्ट्रिक आता है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जो ऑस्ट्रो से जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार,
ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में अगर हम ध्यान से देखें तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में कौन कौन से आते हैं, तो दो खासकर पूछे गए हैं, एक मुंडा और एक संथाली। मुंडा झारखंड क्षेत्र में जो बोलने वाली जनजाति है, मुंडा जनजाति, उनके द्वारा ही ये विचारों में प्रयोग होते हैं। तो ये भाषा जो है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का है, इसमें आते हैं मुंडा और संथाली। तो आपको याद रखना अभी के लिए फिलहाल हिंदी को जरूर याद रखें कि हिंदी कौन से भाषा परिवार का है, तो भारूपी भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार का है। क्लियर है? ठीक है। अब समझेंगे हिंदी भाषा के उत्पत्ति को, कैसे जो है हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुआ, किस प्रकार से ये बने। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति में सबसे पहले समझेंगे आर्य जो भाषा परिवार है उसके वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा का उत्पत्ति, हिंदी भाषा का उत्पत्ति एक सीरीज, इसमें ना श्रृंखला बहुत बार पूछे जाते हैं, अभी डिटेल से समझेंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे होता है, एक बार बार पूछे जाते हैं ये श्रृंखला। जैसे संस्कृत, संस्कृत के बाद आता है पाली, पाली के बाद आते हैं प्राकृत, प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आते हैं अवहट, और अवहट के बाद आ जाते हैं हिंदी, अवहट और हिंदी। ये क्रम न बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से जो है हिंदी, ये आते हैं। तो हिंदी जो है लास्ट है, समझिए ये वर्तमान में जो हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी के उत्पत्ति को हम समझेंगे, इस पूरी श्रृंखला को समझेंगे। तो सबसे पहले आर्य भाषा के वर्गीकरण करते हैं आज की स्थिति से और प्राचीन काल से। तो आर्य भाषा का वर्गीकरण, क्योंकि यह सभी आर्य भाषा परिवार से ही है, तो आर्य भाषा का वर्गीकरण, वर्गीकरण आर्य भाषा के वर्गीकरण में अगर हम देखें तो प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा में लिए जा सकते हैं। तीन श्रृंखला में बांटा जा सकता है आर्य भाषा के वर्गीकरण को। प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। अगर हम इसमें समय काल के दृष्टिकोण से देखें तो प्राचीन आर्य भाषा जो है ये 1500 बीसी से, बीसी का अर्थ है ईसा पूर्व, आज से करीब समझिए 3500 वर्ष पहले, आज 2025 चल रहा है, ये ईस्वी सन में है, ये बीसी है मतलब ईसा पूर्व है। तो यहाँ पर 1500 से 500 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, यहां तक चला था प्राचीन आर्य भाषा। इसके अंतर्गत आते थे प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत आते थे, और एक आते थे लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये पूछे जाते थे। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये प्राचीन आर्य भाषा में थे। तो सबसे प्राचीन, इसीलिए हमारा देश में जब भी पूछे जाते हैं भारत के सबसे प्राचीन भाषा, तो हम लेते हैं संस्कृत को, सबसे प्राचीनतम रूप में संस्कृत माने गए हैं। ठीक है, इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा में आता है पाली, पाली आते हैं, पाली के बाद प्राकृत आते हैं, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आते हैं, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही तो अपने जितने भी भाषा का निर्माण है आधुनिक आर्य भाषा का, इसी से हुए हैं, समझिए अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद एक 9th और 10th सेंचुरी के अंतर्गत आ जाते हैं अवहट। इसके समय काल अगर आप नोट करना चाहें तो 500 बीसी से 1000 एडी, मतलब ये चला गया ईस्वी सन में। ठीक है, फिर आधुनिक आर्य भाषा में अगर हम देखें तो आज हम प्रयोग कर रहे हैं ये 1000 ईस्वी के बाद का है, मतलब जो भाषा हम अभी बोल रहे हैं उनकी आयु 1000 ही वर्ष हुआ है, समझो।
ठीक है, ज़्यादा प्राचीन नहीं है। अभी जो हम बोल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं हिंदी का, तो आधुनिक आर्य भाषा में आते हैं 1000 ईस्वी से समझो आज तक जो आप प्रयोग कर रहे हैं। अब तक सभी जो है प्राचीन आधुनिक आर्य भाषा है। इस आधुनिक आर्य भाषा में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास आता है हिंदी, हिंदी है, सिंधी है, हिंदी, सिंधी, राजस्थानी, जितने भी आपके प्रयोग करते हैं, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, सिंधी, गुजराती, ठीक है, और अवधी, जो भी आप यहाँ पर दिखाई देंगे वो सभी के सभी आधुनिक आर्य भाषा के रूप में आते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसके समय काल के आधार पे 3 पार्ट्स में वर्गीकरण। अब इसमें आपसे प्रश्न क्या बनेंगे, तो प्रश्न बनेगा भारत की सबसे प्राचीन भाषा आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? संस्कृत। ये है संस्कृत के बाद ये करीब करीब इसमें संस्कृत में आपके जो वेद है, वेदों की जो रचना है वो संस्कृत में ही हुए हैं। संस्कृत भाषा में वेदों का रचना हुआ। वेदों की रचना के बाद अगर हम देखें तो लौकिक संस्कृत जिसमें अनेक सारे ग्रंथों की भी रचना हुई, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, पुराण, ये सबके लिखित रूप में लिखा गया कहते हैं। फिर आते हैं भारत के प्रथम जन भाषा के अंतर्गत अगर हम चले तो पहली जो भाषा बोलने वाली भाषा है वो है पाली। पाली आता है। पाली ऐसी भाषा है जिसमें स्वयं गौतम बुद्ध ने अपना धर्म के प्रचार प्रसार किए, अपने ज्ञान की प्रचार प्रसार किए। वह भाषा क्या है? पाली है। पाली भाषा में ही धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले थे गौतम बुद्ध। यहाँ पर से एक प्रश्न पूछा गया था, सी टेट में था ये प्रश्न, कि पाली भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? ये प्रश्न था। कौन बता सकता है प्रथम व्याकरणाचार्य? कच्चायन, आचार्य कच्चायन जो थे पाली भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। तो जो पाली भाषा है, इधर नोट करते हैं, पाली भाषा गौतम बुद्ध ने इस पर अपना प्रचार प्रसार किया। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार किसमें किया? तो पाली भाषा में किए। पाली भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य, व्याकरणाचार्य अगर आपसे पूछा जाए पाली भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य तो आचार्य कच्चायन। ठीक है, आचार्य कच्चायन, आचार्य कच्चायन जो थे पाली भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। और इन्होंने कितना मूल ध्वनि बताया था? जब पाली भाषा नोट किए इन्होंने तो 41 मूल ध्वनि ही बताए थे। जैसे आप हिंदी में 52 ध्वनि अभी जानते होंगे, वर्णमाला 52 है नहीं, तो अभी 52 के आसपास हमारे सामने दिखाई देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इतने ध्वनि नहीं थे बोल रहे हैं पाली भाषा में। ये कह रहा है आचार्य कच्चायन ने कहा कि पाली भाषा में महज 41 ध्वनि है। वैसे तो बहुत ज्यादा है, 41 ध्वनि भी होना काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने 41 ध्वनि के बारे में उल्लेख किया था आचार्य कच्चायन ने। ये भी एक प्रकार के बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे आचार्य कच्चायन, तो जरूर याद रखें बौद्ध धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे। 41 ध्वनि बताया इन्होंने और ये पहले पाली भाषा के व्याकरणाचार्य थे। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद फिर पाली जो है भारत की कह सकते हैं प्रथम देशज भाषा भी कहलाया। देशज भाषा, अब यहाँ पर आते हैं देशज भाषा क्यों कहते हैं पाली को। देखो, संस्कृत जो है एक प्रकार का बड़ा जटिल क्लिष्ट भाषा थी। इसे आम लोग बोलचाल में हम प्रयोग नहीं कर पाते थे। जैसे आज भी आप संस्कृत पढ़ते होगे, लिखते होगे, लेकिन बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते। संप्रेषण भी हम नहीं कर पाते हैं, हम अपने विचारों को संस्कृत में बोल नहीं पाते हैं। आज भी हमें कठिनाई महसूस होता है, इसलिए हम इसके जो अपभ्रंश है अर्थात इसका बिगड़ा हुआ रूप, उसी को जो हम हिंदी में अभी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत बोल पाना कठिन थे, इसीलिए जो आम लोग बोलचाल बोली, मैंने बताया कि हम बोलते अलग हैं, लिखित रूप में लिखते नहीं है, लेकिन जब बोली ही व्याकरण दृष्टि से परिबद्ध हो जाता है तो हम उसको परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। यही हुआ पाली के साथ। व्याकरणाचार्य मिल गया कच्चायन, आम लोग जो बोली भाषा बोलते थे उसी ही इन्होंने क्या कर दिया?
रचना के रूप में, व्याकरण के रूप में समृद्ध किए, विकास किया उनको। इसी कारण पाली जो है देश का प्रथम देशज भाषा बना। ठीक है, तो पाली सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, लेकिन पहला देशज भाषा पूछा जाए जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा है, वह कौन है? तो वह है पाली। क्लियर है? पाली के बाद आता है प्राकृत। पाली के बाद जो निर्मित हुआ भाषा का स्वरूप, वो हमारे सामने आते हैं प्राकृत भाषा। इसके बाद प्राकृत के बाद आते हैं अपभ्रंश। यहां से फिर से खेल चालू होता है। अपभ्रंश, अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, जैसे हम किसी चीज को बोल नहीं पाते हैं तो तोड़ फोड़ कर बोल देते हैं। मेरी भावनाओं को समझो भाई, ऐसे वाली बात। जैसे मान लो अगर ट्रांसफार्मर कहना है तो कोई ट्रांसफिरमिर ऐसे कह देंगे। किसी को आता है ट्रांसफार्मर बोलना? आता है सबको ना? हाँ, जैसे राजा गोपगम दास, बोलो तो। राजा गोपगम दास। हाँ, कभी कब्बम ऐसा हो जाता है, पब्बम हो जाता है। ठीक है, जैसे चाचा ने चांदी की चम्मच वाला, लोग बचपन में ऐसे ही रटवाते थे जुबान को शुद्ध करने के लिए, चलो बोल के दिखाओ। तो यहाँ पर चीजें वही आती है, अपभ्रंश मतलब बिगड़ गया। अगर बिगड़ गया तो भी समझ जाओ ना, वही बोलना चाह रहा था मैं। हाँ, तो समझ गया। अब मान लो आपने जो बोला वही चीजें बच्चा भी बोल दिया और उसने फिर पढ़ाना चालू कर दिया, अब वो बिगड़ा ही रूप पढ़ा रहा है और वही बिगड़ा हुआ रूप पूरे फैलता जाएगा और इसी से बन जाता है उस भाषा के बिगड़े हुए समृद्ध रूप। ठीक है, यही से तय होते हैं भाषा का बिगड़ना। तो प्राकृत के बाद जो चीजें आता है, बिगड़ा किसका किसका? पाली भी बिगड़ा। जैसे दुख, आप हिंदी में कैसे दुख लिखते हैं? दो धन खा ऐसे लिखते हैं ना, दुख। लेकिन पाली में कैसा लिखाता है? दू अधका और खा ऐसे लिखाता है पाली में, दुख। इसी का बिगड़ा हुआ रूप, अधका को नहीं बोल पाए, दुख ऐसे बोल दिए। ठीक है, और अधा का के स्थान पर यहाँ पर देखो हम विसर्ग का प्रयोग करने लगे, फिर ये चीजें आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिगड़ा रूप। ठीक है, ये भी बिगड़ा, ये भी बिगड़ा, संस्कृत में भी बिगड़े हैं। तो यहाँ पर भाषा का वह रूप, बिगड़ा हुआ रूप। तो अपभ्रंश किसे कहते हैं? नोट कर लेंगे, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहते हैं। ये आ जाते हैं। अब इसके बाद अपभ्रंश हमारे पास कौन कौन सी अपभ्रंश है, कितने अपभ्रंश है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप भारत के एक मैप के माध्यम से समझिए। जैसे ये मान लो भारत है, ये अब भारत में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये वाले जो इलाका है, ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पास आता है सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश ये भाषा का रूप कहलाया, ये नाम है ना। इसके बाद इधर आप जाएंगे तो यहाँ पास आ जाते हैं पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश। इधर आप चले जाइए तो यहाँ पर दिखेगा खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। ठीक है, इधर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। कुछ क्षेत्र में हमें सिंधी अपभ्रंश भी दिखाई देता है। ये पूरा जो इलाका इधर फैला हुआ है तो यहाँ पर इसको कहते हैं ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश, ये आ जाते हैं। इधर मगध के क्षेत्र में आप चले जाइए, ये वाले इलाका, तो ये जो पूरा संयुक्त इलाका है ये आपके कहलाते हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। इसके बाद इधर जो बीच में बच गया, ना पैसाची, ना शहर सैनी, ना मागधी, आधा मागधी आधा इधर, इसीलिए अपन जो छत्तीसगढ़ में जो चीजें हैं देखना बीच में, यहाँ पर पूरा जो चीजें है ये आता है अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी, इसलिए छत्तीसगढ़ वाले लोगों को भोजपुरी भी समझ आता है, इधर की भी भाषा,
और कुछ पंजाबी क्षेत्र इधर की भी भाषा समझ आता है, हमें इधर का भी राजस्थानी भाषा भी समझ आ जाता है, पूरा नहीं आता, लेकिन देखना आप राजस्थानी सर्च मार के देख लेना वीडियो, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा समझ आएगा, क्योंकि हम कौन है, हम दोनों में ना हुए, ना इधर का हुए ना उधर का हुए, कुल मिला के हम दोनों का मिक्सअप बन गए, संकर प्रजाति के हो गए, मिश्रित प्रजाति बन गए हम, पूरा भाषा ना इसका ले सके, पूरा भाषा ना इसका ले सके, इसीलिए हम अर्धमागधी हो गए। इसी कारण छत्तीसगढ़ वाले देखना शुद्ध हिंदी प्रयोग नहीं करते हैं, ना इधर का ना इधर का, मिक्स, हमारी जो भाषा है ये मिक्सअप है, संकर संकर प्रजाति हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी भाषा आते हैं इन सभी अपभ्रंशों में, हिंदी हमारी कौन से अपभ्रंश से निकला हुआ है, मुख्य रूप से हिंदी का जो अपभ्रंश है वो मानते हैं सौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है, ये प्रश्न बनते हैं कि हिंदी वास्तविक रूप में किस अपभ्रंश का पार्ट्स है, अब इतने सारे अपभ्रंश है, इन अपभ्रंश में सौरसेनी का पार्ट्स है, तो यहाँ पर देखें अपभ्रंश में तो एक आता है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से भाषा आते हैं सौरसेनी अपभ्रंश में, तो इसमें आता है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, और इसी से तो अपना हिंदी बना है, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली, इसी कारण हिंदी अगर आपसे पूछा जाए हिंदी ही किससे बना है, हिंदी भाषा तो सौरसेनी अपभ्रंश से ही बने हैं। वैसे तो सभी अपभ्रंश का मिला जुला रूप है, ऐसा नहीं है कि इधर का नहीं है, इधर वाले जो अर्धमागधी वाले हैं उसको हम पूर्वी हिंदी के रूप में जानते हैं, हिंदी तो हम भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा पूर्वी हिंदी है, इसका पश्चिमी हिंदी है, मूल रूप से पश्चिमी हिंदी का ज्यादा प्रभाव है, खड़ी बोली का ज्यादा प्रभाव है हिंदी लैंग्वेज में, तो सौरसेनी अपभ्रंश का ज्यादा प्रभाव है, इसी कारण कह देते हैं जो हमारा मूल रूप से जो हिंदी भाषा है, हिंदी जो भाषा है इसका वास्तविक रूप में किस अपभ्रंश के पार्ट्स में है, तो सौरसेनी अपभ्रंश के पार्ट्स में है। इसमें आपके राजस्थानी भी आता है, राजस्थानी, गुजराती, गुजराती ब्रज की भाषा भी इसी में शामिल है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती, ब्रज की भाषा, ये सभी जो है आपके सौरसेनी अपभ्रंश का है। ठीक है, इसके बाद आता है पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश में अगर हम देखेंगे तो पैसाची अपभ्रंश में आता कौन कौन से है, पंजाबी, लहदा, लहदा बोले जाते हैं पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, तो पैसाची अपभ्रंश में पार्ट्स में आता है लहदा और पंजाबी, पंजाबी और लहदा इससे जुड़े हुए हमारे सामने दिखाई देते हैं पैसाची अपभ्रंश में। इसके बाद आता है खस अपभ्रंश, इसमें खस अपभ्रंश में अगर आप कौन कौन सी भाषा है नोट करना चाहें तो पहाड़ी, पहाड़ी, कुमायूनी, कुमायूनी, ठीक है, गढ़वाली, ये सब आते हैं, पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली, ये सब खास अपभ्रंश के हैं। मागधी अपभ्रंश का पूछे जाते हैं कि कौन कौन से मागधी अपभ्रंश में आते हैं, मागधी में देखो ये असम वाला इलाका है, असमिया, बंगाल वाला बंगाली, उड़िया वाला उड़िया जो उड़ीसा से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और बिहार का बिहारी, जो बिहार भोजपुरी और भोजपुरी जो हम सुनते हैं वो सभी इसी मागधी अपभ्रंश का पार्ट्स है। तो मागधी अपभ्रंश में कौन कौन से हैं, तो मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बिहारी, असमिया, असमिया, बंगाली, ठीक है, बंगाली से जुड़े हुए, और ओडिया, ये सभी जो है आपके मागधी अपभ्रंश के पार्ट्स है। अर्धमागधी जरूर याद रखें, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ का टेट वगैरह शिक्षक भर्ती देंगे तो छत्तीसगढ़ ही तो पूछे ही जा सकते हैं कौन से अपभ्रंश के हैं, तो छत्तीसगढ़ ही अपने अर्धमागधी का है। अर्धमागधी में कौन कौन से आते हैं नोट कर सकते हैं, अर्धमागधी में जैसे पूर्वी हिंदी डायरेक्ट पूछते हैं, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, और बघेली, बघेली, अवधी, ये सब जो है आपके अर्धमागधी का भाग है। तो पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी अर्धमागधी से आते हैं। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश बचा है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में कौन सी भाषा है, मराठी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में कौन सा, मराठी, तो नोट कर लेंगे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मराठी भाषा।
ठीक है। इसके बाद ब्राचट अपभ्रंश बचा है सिंधी। जो सिंधी भाषा है ये ब्राचट अपभ्रंश से जुड़े हुए हैं। अब इन सभी संयुक्त को हम कह सकते हैं क्या, हिंदी। सबको संयुक्त रूप से हिंदी कह दिया गया और परिनिष्ठित भाषा यहीं से बना, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा, तो सौर सैनी अपभ्रंश का रहा। क्लियर है। तो हिंदी भाषा का विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से, जरूर याद रखें। इसी से बना है पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती। ठीक है। और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर, कल से पढ़ेंगे वर्ण। ठीक है।